तो हो जाओ तैयार बेटा। न्यूमेरिकल्स के लिए थ्योरी का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, जो थ्योरी पढ़ाई है। फिलहाल आप न्यूमेरिकल समझिए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं ये हमारे से, you have learned that plane and convex mirror produce virtual images. Can they produce real image under some circumstances? तुम ये बताओ, ये तुम लोग जानते हो प्लेन मिरर हो और कॉन्वेक्स मिरर हो, ये हमेशा वर्चुअल इमेज देते हैं रियल ऑब्जेक्ट की। क्या किसी कंडीशन में वो रियल इमेज दे सकते हैं? yes. तो जवाब है यस। उसका जवाब क्या है मैं आपको बताऊं, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज देते हैं और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज देते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, एक बार पहले वो समझ लो। मान लो बेटा, रेज जा रही हैं और लेंस से टकरा करके डेविएट हो गई। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं शुरू किया, अभी तो कंसेप्ट सिखा रहा हूं। रेस जा रही है और लेंस से टकरा के डेविएट हो गई। जहां डेविएट होकर के मिली वो इमेज है, तो फिर ऑब्जेक्ट किसे मानेंगे? तो जवाब है लेंस की एब्सेंस में वो जहां जाती, यदि लेंस ना होता तो वो यहां जाती, इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब लेंस नहीं होता तो रेस यहां जाती, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये कहलाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। यही आप कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में देख सकते हैं। मान लो ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, यदि रियल ऑब्जेक्ट रखोगे तो हमेशा गारंटेड वर्चुअल इमेज बनेगी। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो मतलब ये रेस इस तरह से आ रही हो तब, तो तुम जानते हो यदि मिरर नहीं होता तो रेज यहां जाती, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और डेविएट होकर, रिफ्लेक्ट होकर के वो यहां मिल गई, ठीक है बेटा, तो जहां मिल गई वो रियल इमेज है। तो ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। यही बात प्लेन मिरर के अंदर है। प्लेन मिरर में दो रेज आ रही है इस तरह से। यदि मिरर ना होता तो रेज यहां जाती, ये कहलाता वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन मिरर ने रिफ्लेक्ट करके उनको यहां पहुंचा दिया और वो यहां मिल गई, ये है रियल इमेज। तो ये सब क्या केस कहलाते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेजेस। तो वो पूछ रहे थे क्या रियल इमेज बन सकती है, तो जवाब है बिल्कुल बन सकती है, ठप्पे से बन सकती है, लेकिन फिर ऑब्जेक्ट वर्चुअल चाहिएगा। ठीक है बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं कि एक प्रिज्म का एंगल है 60 डिग्री। ये प्रिज्म है मेरे पास और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है आप लोगों को 60 डिग्री। ठीक है बेटा। गिव्स मिनिमम डेविएशन, इसमें जब रेज आती है डेविएट होती है तो जो मिनिमम डेविएशन है यानी कि इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ, इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाओ, तो जो मिनिमम डेविएशन आता है वो 30 डिग्री है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल? तो मेरे बेटा ए पता है और डेल्टा एम पता है, तो म्यू का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? म्यू का फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। तो आप इसके अंदर ए और डेल्टा एम की वैल्यूज रख दीजिएगा, वो न्यूमेरिकल में गिवन है और आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बीकर फिल्ड विद वाटर टू हाइट 12.5 सेंटीमीटर, apparent depth of the needle lying at the bottom is 9.4 centimeter. What is the refractive index of the water? बेटा एक कंटेनर है जिसमें पानी हमने भरा है 12.5 सेंटीमीटर, ये उसकी रियल हाइट है, रियल डेप्थ है। अब हमने इस नीडल को देखा, इसके बॉटम में पड़ी हुई नीडल को देखा, तो वो नीडल हमें रियल डेप्थ पर नहीं दिखाई दी, हमें नीडल दिखाई दी यहां पर, और ये कहलाती है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ दे रखी है बेटा 9.4 सेंटीमीटर। यदि आप लोगों को एपरेंट डेप्थ दे रखी है 9.4 सेंटीमीटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक बेटा। अब फिर दूसरे नंबर पे पूछ रहे हैं कि यदि हम 1.63 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी? तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं बेटा, तुम ये बताओ म्यू की, पहले तो बेटा रियल और एपरेंट डेप्थ देके म्यू पूछा है, दूसरी बार में उन्होंने म्यू दे करके और रियल डेप्थ देके एपरेंट डेप्थ पूछा है, तो फॉर्मूला यही लगना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं ये पर्सन विद अ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm। बेटा एक माइक्रोस्कोप का यूज कर रहा है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 8 मिलीमीटर है, यानी कि 0.8 सेंटीमीटर है, और आईपीस की फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहे हैं कि बेटा एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव से 9 mm पर रखा गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आईपीस लेंस, दोनों की फोकल लेंथ आपको पता है, ये बेटा ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, ये आईपीस की फोकल लेंथ है। अब हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और उस ऑब्जेक्ट को रखा है बेटा 9 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। 9 मिलीमीटर का मतलब 0.9 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो वो कह रहे हैं फाइनल इमेज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बन गई, शार्प दिखाई देने लगी। तो ये होता क्या है बेटा, जब पहला लेंस रखते हो तो वो इसकी एक इमेज तैयार करता है, वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। इसने ए बी की इमेज ए डैश बी डैश तैयार करी। अब ए डैश बी डैश दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो पैरेलल रे आएगी, फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडेविएटेड जाएगी, बैकवर्ड बढ़ाओगे तो इमेज तैयार हो जाएगी। और जो फाइनल इमेज हमें दिखेगी वो ये वाली है, जिसकी इमेज की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। बताओ दोनों लेंसेज की डिस्टेंस क्या है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। यहां पर बेटा एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दोनों के बेटा लेंसेज की फोकल लेंथ दे रखी है। पहले वाले का ऑब्जेक्ट जो है 9 मिलीमीटर दूर यानी 0.9 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। दूसरे लेंस ने फाइनल इमेज जो बनाई है 25 सेंटीमीटर पे बनाई है, जिससे हमें साफ दिखाई दे। बताओ दोनों लेंसेज की डिस्टेंस क्या है। तो जरा मैं पूछूं, यहां दो लेंस है, एक है ऑब्जेक्टिव और दूसरा है आईपीस। ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या क्या जानते हो? ऑब्जेक्टिव का यू पता है -0.9 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ पता है बेटा हमारे को, वो दे रखा है 0.8 सेंटीमीटर। तो इससे ऑब्जेक्टिव का v निकाल लेना। कौन सा फॉर्मूला लगा के? 1/VO - 1/UO = 1/FO। तो इससे बेटा आप लोगों को v निकल जाएगा, u और f पता है। अब इसके बाद आईपीस की बात करो। आईपीस में एक तो फोकल लेंथ मालूम है हमें, आईपीस की वो दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। आईपीस में v मालूम है हमारे को, फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनी है और वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे बनी है, तो -25 सेंटीमीटर। तो आईपीस का u निकाल लेना। फॉर्मूला फिर वही लगेगा, 1/VE - 1/UE = 1/FE। तो अब की बार u पता चल जाएगा। अब आपसे कहा गया कि भाई इस माइक्रोस्कोप की लेंथ क्या है। एक बात बता, ये क्या है जिसे मैं शेड कर रहा हूं, ये क्या है? ऑब्जेक्ट या इमेज? तो जवाब है पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, दूसरे लेंस के लिए इमेज। तो यदि इस डिस्टेंस को कहेंगे तो VO कहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए ये इमेज है, और इस डिस्टेंस को UE कहेंगे यहां से यहां तक, क्योंकि आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो दोनों लेंस के बीच का गैप क्या होगा? VO और UE का सम। लेकिन यहां एक प्रिकॉशन है, लेंथ जो होगी वो VO प्लस UE तो होगी, लेकिन मॉडुलस लेने पड़ेंगे। उसका कारण क्या बताया कि U निगेटिव आएगा। अच्छा एक बात बता, मान लो ये है 40 सेंटीमीटर, ये है -10 सेंटीमीटर, तो क्या गैप को 30 बोलोगे या 50 बोलोगे? 50 बोलेंगे ना, माइनस नहीं देखते ऐसे में, तो मॉडुलस लेते हैं। तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप आ गई हमारे पास। अच्छा एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूं, यदि इस समय इसका मैग्निफिकेशन पूछते तो VO मैग्निफिकेशन होता है MO × ME, यानी बेटा ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इनटू आईपीस का मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है VO/UO, आईपीस का मैग्निफिकेशन है VE/UE। तो तुम्हारे को UO और VO मिल चुके हैं, UE और VE मिल चुके हैं। चारों वैल्यूज को रख के माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर कहा गया है रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। एक वेव है जिसकी वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। वो कह रहे हैं ये मीडियम में एंटर कर गई। मीडियम में एंटर करने के बाद क्या होता है, मैं आपको याद दिला दूं, वेवलेंथ कम हो जाती है और कितनी रह जाती है? λ/μ। तो बेटा म्यू तो उन्होंने दिया नहीं, तो वेरिएबल में ही लिखोगे, तो आप लिखोगे वेवलेंथ हो जाएगी 6000/μ। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm। बेटा एक यंग्स डबल स्लिट का प्रैक्टिकल चल रहा है।
स्लिट की सेपरेशन जिसे आप स्मॉल डी कहते हो वो स्मॉल डी दे रखा है 0.28 mm, और स्क्रीन जो है कैपिटल डी आप कहते हैं स्क्रीन की डिस्टेंस को, वो कैपिटल डी दे रखा है 1.4 मीटर। डिस्टेंस फ्रिंजेस इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का जो गैप है वो 1.2 सेंटीमीटर है। बेटा इसको तो हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, तो फ्रिंज विड्थ दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर। अब मेरे से कहा गया बेटा डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो सिंपल, यदि आपको फॉर्मूला मालूम है बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, इसमें बीटा पता है, कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी पता है और लैम्डा निकल जाएगा। तो बेटा इस तरह से यहां पर लैम्डा निकाल लेना। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज 0.2 डिग्री। पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊं बेटा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या है। ये मेरा यंग्स डबल स्लिट का एपरेटस है, यहां पर ये फ्रिंज विड्थ बनी हुई है, दोनों फ्रिंजेस के बीच का गैप फ्रिंज विड्थ है। यदि मैं यहां से इन्हें जोड़ दूं, ये कैपिटल डी है, यानी बेटा S1 S2 दोनों सोर्सेस के मिड पॉइंट से इसे भी जोड़ दूं और इसे भी जोड़ दूं, तो जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या कहलाता है ये बेटा? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। यदि ये एंगल बहुत छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा की वैल्यू tan थीटा के बराबर आ जाती है स्मॉल एंगल में, और तब वो बन जाता है बीटा अपॉन कैपिटल डी। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और लेकिन बीटा तो खुद है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, तो कट करके थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो ये आप याद रख सकते हैं कि स्मॉल एंगल के लिए जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो लैम्डा अपॉन डी है। यानी कि बेटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ डिपेंडेंट है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ S1 S2 की सेपरेशन पर भी डिपेंड करती है, लेकिन एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करती। कैपिटल डी की वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ उतनी रहेगी। अब मैं क्वेश्चन 7 को कर सकता हूं। ये कह रहे हैं कि बेटा एक जगह वेवलेंथ हमने यूज करी थी 600 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ थी, और उस समय एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ रही थी, बेटा ये हमारी वेवलेंथ थी, और उस समय एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ रही थी 0.2 डिग्री। अब यदि हम इसे पानी में डुबा दे, वाटर में डिप कर दे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो बताओ वाटर में फ्रिंज विड्थ क्या होगी। एयर में फ्रिंज विड्थ है 0.2 डिग्री, प्रैक्टिकल एयर में चल रहा है तो 0.2 डिग्री, पानी में डुबा दिया तो बेटा कितना होगा। तो पहली बात तो क्यों बदलेगा, तो जवाब है मीडियम में जाने पर वेवलेंथ बदलती है, और यदि मीडियम में जाने पर वेवलेंथ बदलती है तो फ्रिंज विड्थ बदलेगी, क्योंकि ये वेवलेंथ डिपेंडेंट है। तो एयर में वेवलेंथ, एयर में एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला एयर में वेवलेंथ अपॉन डी, और मीडियम में जैसे वाटर में इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जवाब है लैम्डा W अपॉन डी। लेकिन किसी भी मीडियम में वेवलेंथ इन एयर अपॉन म्यू होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं यहां पर लैम्डा W को लैम्डा A अपॉन म्यू। वेवलेंथ मीडियम में जाके घट जाती है, अभी किसी न्यूमेरिकल में बताया था, तो मीडियम में जाकर के रह जाती है लैम्डा अपॉन म्यू। तो यहां एयर में तो थी लैम्डा A वेवलेंथ, मीडियम में हो गई लैम्डा A अपॉन म्यू वेवलेंथ। तो इसका मतलब जो हमारी एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, इसकी जगह आप रख सकते हो थीटा A डिवाइडेड बाय म्यू। 100 बात की एक बात, जो एयर में एंगुलर फ्रिंज विड्थ है उसे म्यू से डिवाइड कर देना। एयर में दे रखा है 0.2 डिग्री और म्यू की वैल्यू दे रखी है 4/3। कैलकुलेशन आपकी आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं बेटा यहां पर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर और फ्रिंज विड्थ है x। यदि वेवलेंथ 600 नैनोमीटर हो जाए, देख बेटा कहीं पे प्रैक्टिकल चल रहा है, स्लिट सेपरेशन है स्मॉल डी, स्क्रीन की डिस्टेंस है बेटा कैपिटल डी, सॉरी, और जो फ्रिंज विड्थ है वो है हमारी x। अब क्वेश्चन सुनना बेटा, x किसके बराबर हो गया, x हो गया d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, फ्रिंज विड्थ को वो x कह रहे हैं। और इस समय जो वेवलेंथ यूज हो रही है वो वेवलेंथ यूज हो रही है लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर।
चलिए समझ में आ गया बेटा, ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, फ्रिंज विड्थ x है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा है 400 नैनोमीटर, तो आप यहां लिखेंगे 400 नैनो, नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन सुनिए, यदि उसी प्रैक्टिकल में वेवलेंथ हम बदल दें, जो हमारा पहला प्रैक्टिकल चल रहा था उसमें वेवलेंथ को बदल करके हम लैम्डा डैश कर दे 600 नैनोमीटर, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ, जो स्लिट के बीच की सेपरेशन है उसे d/2 कर दे, और ठीक है बेटा, इफ वन वांट्स टू ऑब्जर्व सेम फ्रिंज विड्थ ऑन द स्क्रीन, तो बताओ स्क्रीन की डिस्टेंस क्या करें। कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि भैया कैपिटल डी को कितना कर दे कि फ्रिंज विड्थ वही आ जाए। समझ में आ गया। एक तो वेवलेंथ को 400 से बढ़ा के 600 कर दिया, स्लिट सेपरेशन को डी से आधा कर दिया, कैपिटल डी में क्या बदलाव करे कि फ्रिंज विड्थ उतनी ही आ जाए। तो मेरे बेटा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, होता है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो डी की जगह तो लिखो डी डैश, लैम्डा की जगह रखो बेटा 600 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर, स्मॉल डी की जगह रखो बेटा d/2। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अच्छा, फ्रिंज विड्थ तो पहले भी x थी और बाद में भी x थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है। यदि लेफ्ट सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी। तो आप बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में तो हुआ d इंटू 400 अपॉन डी, और राइट साइड में बचा d डैश इंटू 600 अपॉन d/2। 10⁻⁹ मैंने पहले कर दिया, इधर भी 10⁻⁹ है, इधर भी। तो एक तो स्मॉल डी से स्मॉल डी कर दिया, 2 ऊपर आ जाएगा, कुल मिलाकर के डी डैश निकाल लेंगे कि डी डैश कितना आएगा। तो आप सॉल्व करके निकाल लेना बेटा, फाइंड कर लेना डी डैश। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा दिया हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन। जहां, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, जहां पाथ डिफरेंस 0 है और λ/4 है, वहां पर आप बताइए इंटेंसिटी का रेशियो। देखिए बेटा, ये मेरा क्वेश्चन शुरू हो गया। ये मेरे पास यंग्स डबल स्लिट का प्रैक्टिकल है, सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पर 2 वेव्स यहां से, एक यहां से और एक यहां से आती हैं, और यहां पाथ डिफरेंस दे रखा है इन्होंने पहले पॉइंट पर 0। एक दूसरा पॉइंट है, एक वेव यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है, उनके पाथ में डिफरेंस है λ/4। तो मेरे बेटा यहां पर पाथ डिफरेंस है 0, यहां पाथ डिफरेंस है λ/4, तो वो कह रहे हैं कि बेटा इन दोनों जगह इंटेंसिटी का रेशियो बताइए। चल भाई बताते हैं। मान लो बेटा एम्पलीट्यूड यहां भी ए है, कोहेरेंट सोर्स है, यहां भी एम्पलीट्यूड ए है, तो मैं पता लगाऊंगा पहले यहां और यहां ए और बी पॉइंट पर, इसे कह देता हूं पॉइंट ए, इसे कह देता हूं पॉइंट बी। ए और बी पॉइंट पर एम्पलीट्यूड्स क्या है। सबसे पहले एट ए, सोच समझ के बताना, पाथ डिफरेंस तुम्हारे को दे रखा है 0, लेकिन पाथ डिफरेंस होता है λ/2π, जहां फाई है फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है बेटा λ/2π, जहां फाई क्या है फेज डिफरेंस। तो λ/2π = 0, तो फाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 × 2π/λ 0। तो फाई से, कई बच्चे कहते हैं फाई से सर फायदा क्या मिला, फाई से निकलेगा यहां का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, 2 वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos θ। यदि ए और बी मर्ज, एम्पलीट्यूड की वेव मर्ज हो, यहां ए और बी एम्पलीट्यूड की नहीं, ए और ए एम्पलीट्यूड की वेव मर्ज हुई है, तो a² + 2aa cos φ यानी कि 0। तो ये सॉल्व होके आ गया 2a। तो भैया यहां पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन रहा है वो है a1 = 2a। अब आ जाओ एट बी, बहुत ध्यान से सुनते रहो, पाथ डिफरेंस से निकालना फेज डिफरेंस और फेज डिफरेंस से निकालेंगे एम्पलीट्यूड। अब बेटा बी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस दिया हुआ है λ/4, लेकिन पाथ डिफरेंस होता है λ/2π, ये है λ/4, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो फाई की वैल्यू आ गई π/2। अब मेरे बेटा यहां पर फाई की वैल्यू हो गई π/2, तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो √a² + 2aa cos π/2। cos π/2 होता है 0,
तो ये बन जाएगा बेटा a√2, करके देख लेना, a√2 आ गया। ये बेटा पहला एम्पलीट्यूड था a1, ये दूसरा एम्पलीट्यूड है। यहां क्या एम्पलीट्यूड आया बेटा, ये एम्पलीट्यूड आया a√2। अब एक बात बता बेटा, पहली जगह एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ चुका है, दूसरी जगह रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ चुका है, अब मुझे इंटेंसिटी रेशियो चाहिए। तो इंटेंसिटी रेशियो क्या होता है बेटा, a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर। तो a1 तो था 2a और a2 था a√2, इनका स्क्वायर करो तो a से a कट गया, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2:1। तो समझ में आ गया। तो बेटा अब पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए 10th न्यूमेरिकल में क्या क्या रखा है यहां पर, अस्लिट, जैसे ही अस्लिट बोला, एक स्लिट बोला, समझ जा रहा है ये डिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल है, ये इंटरफेरेंस का न्यूमेरिकल नहीं है। स्लिट में क्या होता है, दो एज होती है शार्प एज, जिनसे डिफ्रैक्शन होता है। तो ये कह रहे हैं स्लिट ऑफ विड्थ ए, जिसे आप स्मॉल डी कहते हो, वो ए कह रहे हैं, इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। यहां पर जो वेवलेंथ यूज हुई है वो 700 नैनोमीटर की यूज हुई है। तो वो पूछ रहे हैं बताओ स्लिट विड्थ क्या होनी चाहिए, ए कितना होना चाहिए, जिससे फर्स्ट मिनिमा फॉल्स एट 30 डिग्री। यानी कि जो ये तो हो गया सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये है फर्स्ट मिनिमा। वो कह रहे हैं फर्स्ट मिनिमा 30 डिग्री के एंगल पर लाई कर रहा है, और एंगल हमेशा S1 S2 के मिड पॉइंट से जोड़ के बनाया जाता है। लेकिन ये 30 डिग्री इज नॉट द स्मॉल एंगल। अब शुरू करते हैं बेटा, अभी तक पता चल गया पहला मिनिमा S1 S2 के मिड पॉइंट पर 30 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तुम ये बताओ बेटा, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, एल लैम्डा। डिफ्रैक्शन में उल्टे हैं फॉर्मूले, इंटरफेरेंस में तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 था, डिफ्रैक्शन में n लैम्डा है। अब बेटा वो कह रहे हैं फर्स्ट मिनिमा, तो n को 1 रख दो, n को 1 रख दो। लेकिन पाथ डिफरेंस खुद होता है x स्मॉल d अपॉन कैपिटल डी, जहां कैपिटल डी क्या है, स्क्रीन से स्लिट की डिस्टेंस, और स्मॉल डी क्या है, S1 S2 का गैप, जिसे इस क्वेश्चन में a कहा गया है। अच्छा अब एक काम करो, ये x क्या है, x है बेटा फर्स्ट मिनिमा की सेंटर ऑफ द स्क्रीन से डिस्टेंस। तो x अपॉन कैपिटल डी किसके इक्वल हो गया, तो जवाब है लैम्डा अपॉन a। लेकिन क्या x अपॉन कैपिटल डी 1030 नहीं है, तो यानी कि बेटा 1030 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a। अब 100 बात की एक बात, यदि मैं आपको लैम्डा दे दूं तो तुम a निकाल लोगे, लैम्डा दिया हुआ है a निकल जाएगा। इसके बाद बेटा दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा, बिल्कुल सेम पार्ट है, एक तरह से रिवीजन समझ लो बेटा। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा कि भाई सेम क्वेश्चन है, वेवलेंथ भी सेम है, बस उन्होंने कहा कि फर्स्ट मैक्सिमा फॉल्स एट 30 डिग्री। तो ये सेंटर है, और अब की बार ये फर्स्ट मैक्सिमा है। फर्स्ट मैक्सिमा सेंटर S1 S2 के मिड पॉइंट पर 30 डिग्री बना रहा है। ये x है, ये कैपिटल D है, ये दोनों S1 और S2 है। क्या है ये दोनों, S1 S2। अब बेटा फिर वही पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो जवाब है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है बेटा, तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या था, n लैम्डा। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब वो कह रहे हैं फर्स्ट मैक्सिमा, तो n को 1 रखोगे, n को 1 रखोगे तो 1 2 2 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। लेकिन पाथ डिफरेंस होता है बेटा x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अब की बार मैंने स्मॉल d को पहले ही a लिख दिया, क्योंकि S1 S2 की सेपरेशन a है, तो इट इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। तो x अपॉन कैपिटल D किसके इक्वल हो गया, तो जवाब है 3 लैम्डा बाई 2a, 3 लैम्डा बाई 2a। तो लेकिन x अपॉन कैपिटल D है 1030, तो 1030 इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2a। यदि आपको इसमें लैम्डा पता चल जाए तो a निकल जाएगा, ये रहा लैम्डा 700 नैनोमीटर, रख के a निकाल लेना। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। इसके जैसा एक क्वेश्चन हो चुका है, बस ये एक तरह से उससे आसान है। इन्होंने फेज डिफरेंस दे रखे हैं और इंटेंसिटी रेशियो पूछ रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि बेटा फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी और यंग्स डबल स्लिट का प्रैक्टिकल चल रहा है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। वो कह रहे हैं एक पॉइंट ए पर फेज डिफरेंस π/3 है, बी पॉइंट पर फेज डिफरेंस π/2 है, दोनों का इंटेंसिटी रेशियो बताओ। पिछली बार पाथ रेफरेंस दिए थे तो फेज डिफरेंस निकालने पड़े थे, अब की बार ऑलरेडी फेज डिफरेंस दिए है तो मुझे कुछ नहीं निकालना, सीधे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अच्छा यहां से एम्पलीट्यूड आया ए, यहां से एम्पलीट्यूड आया ए, ठीक। तो अब क्या होगा, एट ए पॉइंट ए पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला √a² + 2aa cos π/3। तो π/3 cos 60 क्या होता है, हाफ से 2 हो गया, साफ सॉल्व करके आ जाएगा a√3। इतना तो कर लोगे। अब मेरे बेटा एट बी, जरा बी पॉइंट पर आ जाओ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो जवाब है √a² + a² + 2aa cos π/2 और cos 90 0, तो सॉल्व करके आ गया a√2। अब a पर एम्पलीट्यूड पता है, b पर एम्पलीट्यूड पता है, तो इंटेंसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं, तो जवाब है a1² / a2² से, तो ये हो जाएगा a√3 / a√2 का होल स्क्वायर, तो a से a कट जाएगा और सॉल्व करके आएगा 3:2। क्वेश्चन नंबर 12, बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें मैक्सिमा और मिनिमा का इंटेंसिटी रेशियो 25:9 है, तो इंडिविजुअल सोर्सेज की इंटेंसिटी रेशियो बताइए। देख बेटा कहने का मतलब है क्या, एक एम्पलीट्यूड की है ए और एक एम्पलीट्यूड है बी, ये दोनों जाकर के मैक्सिमा बनाएंगी, तो मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड होगा a + b, और ये दोनों वेव्स जाकर के जब मिनिमा बनाएंगी तो मिनिमा का एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा a - b। ये कहलाते हैं इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड a और b, और ये कहलाते हैं मिक्स होने के बाद मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड a + b और a - b। इनका इंटेंसिटी रेशियो हमें दे रखा है 25/9, इनका इंटेंसिटी रेशियो चाहिए। तो एक बात बता बेटा, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, यानी बेटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर वो दे रखा है 25/9। निकालना क्या है, इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड का वो इंडिविजुअल वेव का इंटेंसिटी रेशियो बताना है। तो अब एक बार फिर देख अंडर रूट कर लो, तो a + b अपॉन a - b = 5/3। अब आपकी मर्जी कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मुझे तो a/b चाहिए। जैसे मान लो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूं, 3a + 3b = 5a - 5b, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3a + 3b 5a - 5b, तो सॉल्व करके आता है 8b = 2a, 5b उधर जाके ऐड हो गया और 3a इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो a/b कितना हो गया, a/b कितना हो गया 4/1, तो a² / b² कितना हो गया, जगह बचा रहा हूं, तो जवाब है 4/1 का स्क्वायर 16/1। तो a² / b² होता है, लेकिन पहली और दूसरी का इंटेंसिटी रेशियो, तो a² / b² मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो, इंटेंसिटी का रेशियो, तो ये आंसर आ गया 16:1, तो इनका इंटेंसिटी रेशियो 16:1 है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं, हाँ, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन ऑन द स्क्रीन when both slits are open, one slit is closed। एक बात सुन, यदि दोनों स्लिट से लाइट आ रही है तो पार्टी, तो इंटेंसिटी पैटर्न कैसा बनता है, तो जवाब है सेंटर पर होता है मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। ये है इंटेंसिटी पैटर्न। ये जो डिस्टेंस है ये इंटेंसिटी को दिखाती है, इंटेंसिटी को, और हर वेव सेम, हर फ्रिंज सेम ब्राइटनेस की है, तो सारी ये सेम लेंथ तक बनेगी यहां तक। समझ में आ गया? मैक्सिमा कब बनता है, जब यहां से आने वाला क्रेस्ट यहां से आने वाले क्रेस्ट से मिल जाए, क्रेस्ट या ट्रफ। और मिनिमा कब बनता है बेटा, यहां से आने वाला क्रेस्ट यहां से आने वाले ट्रफ से मिल जाए तो मिनिमा बनता है। अब वो कह रहे हैं यदि इन दो डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट बंद कर दे, सिंगल स्लिट छोड़े,
तो इंटेंसिटी भैया फिर वेरिएशन ही नहीं होने का, सेंटर से ऊपर जाओ तो भी वही इंटेंसिटी, सेंटर से नीचे जाओ तो भी वही इंटेंसिटी। एक बात बता, इंटेंसिटी में वेरिएशन कब होता है? जब दो वेव मिल रही हो। पहले एक वेव यहां से आ रही थी, एक यहां से आ रही थी, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल गया, मैक्सिमा बन गया। एक यहां से आ रही थी, एक यहां से आ रही थी, क्रेस्ट से ट्रफ मिल गया, मिनिमा बन गया। अब एक वेव यहां से आ रही है, वहां से आ ही नहीं रही, तो ना मैक्सिमा बनेंगे ना मिनिमा बनेंगे, तो फिर तो इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं होगा, तो इसमें इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न इफ स्क्रीन इज मूव्ड क्लोजर टू द प्लेन ऑफ स्लिट्स? बेटा यंग्स डबल स्लिट है, सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो वो कह रहे हैं यदि हम स्क्रीन को स्लिट के पास लाए तो क्या होगा? बेटा कैपिटल डी की वैल्यू रिड्यूस होगी, कैपिटल डी की वैल्यू रिड्यूस होने से फ्रिंज विड्थ रिड्यूस होगी, और फ्रिंज विड्थ रिड्यूस होने से फ्रिंजेस पास पास आ जाएंगी। पहले फ्रिंजेस दूर दूर थी, अब फ्रिंजेस पास पास आ जाएंगी। पास पास आने को कहते हैं फ्रिंजेस आर क्राउडेड टुगेदर, एक टेक्निकल लैंग्वेज है। क्या बोलते हैं हम यहाँ? फ्रिंजेस आर क्राउडेड टुगेदर, बात उसका वही है, पास पास आ गए। दूसरा, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज इंक्रीज्ड, दो स्लिट की सेपरेशन यानी कि स्मॉल डी को बढ़ा दिया जाए। बेटा स्मॉल डी को बढ़ा दिया जाए तो भी फ्रिंज विड्थ कम होगी, और फ्रिंज विड्थ कम होगी तो ये फिर पास पास आ जाएगी, तो क्राउडेड टुगेदर, दोनों में एक ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15, अ बीम ऑफ लाइट। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में है बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर। एक यंग डबल स्लिट का प्रैक्टिकल चल रहा है। यहां हर स्लिट से दो तरह की वेव आ रही है। लैम्डा 1 भी आ रहा है जो कि है 650 नैनोमीटर, और एक लैम्डा 2 आ रहा है, दूसरी वेवलेंथ भी इन दोनों से आ रही है, वो दे रखी है आप लोगों को 520 नैनोमीटर। 520 नैनोमीटर। स्क्रीन की डिस्टेंस है 1 मीटर, स्क्रीन इज 1 मीटर अवे। ठीक है बेटा, अब बताना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैक्सिमम फॉर द वेवलेंथ 650। वो कह रहे हैं 650 वाली वेवलेंथ के लिए थर्ड मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितना दूर होगा, एक्स बताना है। सेंटर से डिस्टेंस को एक्स कहते हैं, यानी कि ये वाली वेवलेंथ तो अभी देखनी नहीं। इस वेवलेंथ का थर्ड मैक्सिमा सेंटर से कितना दूर होगा। अब क्योंकि मैक्सिमा की बात चल रही है तो पाथ डिफरेंस होता है एन लैम्डा, क्योंकि इंटरफेरेंस के फॉर्मूले और डिफ्रैक्शन के उल्टे। अब थर्ड मैक्सिमा की बात चल रही है तो एन की वैल्यू 3 आ जाएगी, लेकिन पाथ डिफरेंस होता है एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 3 लैम्डा। स्मॉल डी और दिया हुआ होगा, हाथ दे रखा है, तो स्मॉल डी है 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी है 1 मीटर, यानी कि बेटा स्क्रीन की डिस्टेंस है 1 मीटर, स्लिट्स की सेपरेशन S1 S2 की सेपरेशन है 1 मिलीमीटर। चलिए अब स्मॉल डी पता है 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी पता है आपको 1 मीटर, वेवलेंथ पता है जो आपको रखनी है 650 नैनोमीटर, तो x निकल जाएगा, और वो जो x है वही आपको निकालना था, x यानी कि सेंटर से थर्ड मैक्सिमा की डिस्टेंस। लास्ट पॉइंट, और इसी के साथ ये शीट समाप्त हो जाएगी। What is the least distance from the central maximum where both bright fringes coincide? देख बेटा, ज्यादा वेवलेंथ वाले की फ्रिंज विड्थ ज्यादा होती है, कम वेवलेंथ वाले की फ्रिंज विड्थ कम होती है। ये है सेंटर ऑफ द स्क्रीन। गौर से देखना, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे दोनों के मैक्सिमा होंगे। 650 नैनोमीटर वेवलेंथ का भी मैक्सिमा होगा सेंटर पर, और 520 नैनोमीटर का भी मैक्सिमा होगा सेंटर पर। लेकिन अगला मैक्सिमा 650 ज्यादा वेवलेंथ है तो अगला मैक्सिमा इसका दूर आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा, उससे अगला मैक्सिमा भी दूर आएगा, अगला मैक्सिमा भी दूर आएगा। अच्छा, इधर 520 नैनोमीटर में वेवलेंथ कम है तो फ्रिंज विड्थ कम है, फ्रिंज विड्थ कम है तो ये पास पास आएंगे, ये यहां आएंगे, यहां आएंगे। आप समझ गए, कभी ना कभी तो कोइंसाइड करेंगे। फिगर अभी मैंने रिलेटिवली बताई है, अभी इसका मतलब ये नहीं कि इसकी तीसरी कोइंसाइड करेगी, वो तो हमें बताना है किसकी कौन सी कोइंसाइड करेगी। तो कभी तो ऐसा होगा इसका मैक्सिमा और इसका मैक्सिमा कोइंसिडेंट हो गए, तो वो कह रहे हैं वो कहां होंगे। मैं तुम्हें सबसे आसान तरीका बताऊं। पहले बता, ये फ्रिंज विड्थ है β1, ये फ्रिंज विड्थ है β2। कोई बताएगा यहां से यहां तक कितना है 2β1, यहां से यहां तक क्या है 3β1,
बीटा 2, 2 बीटा 2, 3 बीटा 2, 4 बीटा 2। अच्छा एक बात बता, बीटा 1 अपॉन बीटा 2 किसके बराबर होता है? तो जवाब है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी से। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या होगा? 650 अपॉन 520, 0 से 0 कट गया, 13 से कट गया, समझ में आ गया? तो बीटा 1 अपॉन बीटा 2 हो गया 5/4। तो इसका मतलब बेटा 4 बीटा 1 इज इक्वल टू 5 बीटा 2, मेरा आंसर मिल गया। सो 4 बीटा 1 इज इक्वल टू 5 बीटा 2। अब जरा गौर से देख, इसका मतलब, अब मेरी बात को समझ लेना, इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका मतलब बीटा 1 की चौथी फ्रेंच। इधर देखो, बीटा 1 की चौथा मैक्सिमा बीटा 2 के पांचवें मैक्सिमा से 1, 2, 3, 4 और 5 कोइंसिडेंट है। यदि 4 बीटा 1 5 बीटा 2 के बराबर है तो इसका चौथा और इसका पांचवा मैक्सिमा एक ही जगह पर है। भाई एक बात बताइए, यदि इसका चौथा मैक्सिमा है ये, तो बीटा 1, 2 बीटा 1, 3 बीटा 1, 4 बीटा 1, यानी कि बेटा यहां से यहां तक की गैप है 4 बीटा 1, और ये पांचवा है 1 बीटा 2, 2 बीटा 2, 3 बीटा 2, 4 बीटा 2, 5 बीटा 2, यहां से यहां तक की लेंथ है 5 बीटा 2। अब ये दोनों लेंथ बराबर तभी होंगे जब ये एक ही जगह पर होंगे। तो अब ये तो आ गया, मुझे पता चल गया बीटा 1 का चौथा मैक्सिमा और बीटा 2 का पांचवा मैक्सिमा एक ही जगह पर है। अब वो कह रहे हैं वो सेंटर से कितना दूर है, तो सेंटर से दूर तो चाहे तो 4 बीटा 1 निकाल लो, भाई सेंटर से ये डिस्टेंस 4 बीटा 1 भी कहला सकती है, 5 बीटा 2 भी है, तो बराबर ही। तो वो जो डिस्टेंस पूछ रहे हैं वो है 4 बीटा 1, यानी कि 4 कैपिटल डी लैम्डा 1 अपॉन स्मॉल डी। लेट अस चेक कि हमें पता क्या क्या है। कैपिटल डी 1 मीटर, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर, लैम्डा 1 650 नैनोमीटर। सॉल्व करके आ जाएगी डिस्टेंस। अच्छा यदि मैं 5 बीटा 2 निकाल लेता तो क्या गलत आता? भाई एक ही बात है, दोनों बराबर हैं तो कोई सा भी निकाल लो। तो बेटा ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑप्टिक्स से, बाकी पढ़ाई होगी आपकी कल।